जरा एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचिए जहां एक देश अपनी जमीन खो देता है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी एक नए अंदाज में जिंदा रहता है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच में हो रहा है। और ये कहानी है दुनिया के पहले डिजिटल राष्ट्र की। और इसकी शुरुआत होती है एक अधूरे लेकिन बहुत ही चौंकाने वाले वाक्य से। ये पहला देश होगा जो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। जरा सोच कर देखिए, रातों रात ना घर, न जमीन और ना ही वो देश जिसे कोई अपना घर कहता था। सब खत्म। और इस भयानक संकट से निपटने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है वो उतना ही हैरान करने वाला है। वहां की सरकार हर घर, हर पेड़, हर एक पत्थर की 3D स्कैनिंग कर रही है ताकि जो कुछ भी पानी में डूब रहा है उसे कम से कम एक डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए बचाया जा सके। तो चलिए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं तुवालू की, एक ऐसा देश जो अपनी आज़ादी, अपनी संस्कृति, अपनी पूरी की पूरी पहचान एक वर्चुअल दुनिया में ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये एक हताश कोशिश भी है और एक ऐतिहासिक कदम भी। तो ये है तुवालू, प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा हुआ महज 11,000 लोगों का एक छोटा सा देश। ये एक जीती जागती जगह है जहां लोग रहते हैं, सपने देखते हैं। लेकिन आज ये देश इतिहास में एक बहुत ही दुखद मिसाल बनने की कगार पर खड़ा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा तुवालू के साथ ही क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए हमें इसके भूगोल को, इसकी बनावट को समझना होगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो इस देश को इतना ज्यादा, इतना वल्नरेबल बनाती है? इसका जवाब एक शब्द में है, इटूल। अब ये इटूल क्या होता है? आप यूं समझिए कि ये मूंगे की चट्टानों से बना एक द्वीप है जो दिखने में एक अंगूठी जैसा होता है। और इसकी सबसे खास और यहां सबसे खतरनाक बात यह है कि यह समुद्र की सतह से बस कुछ ही मीटर ऊपर होता है। असल में ये एटॉल तब बनते हैं जब कोई समुद्री ज्वालामुखी लाखों सालों में धीरे धीरे समुद्र में वापस डूबने लगता है। ज्वालामुखी तो नीचे जाता है, लेकिन उसके चारों ओर जो मूंगे होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। और आखिर में जब ज्वालामुखी पूरी तरह डूब जाता है तो बस उन मूंगे के द्वीपों की एक पतली सी रिंग बची रह जाती है। और यही वजह है कि ये जमीनें इतनी नीची और एकदम सपाट होती हैं। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में होश उड़ाने वाला है। तुवालू की औसत जमीनी ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर है। और तो और देश का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो भी समुद्र तल से 5 मीटर से कम है। इसका मतलब साफ है, जब समुद्र का पानी चढ़ता है तो भागकर जाने के लिए कोई ऊंची जगह है ही नहीं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इसकी बनावट ही खतरे वाली है, पर असली विलेन तो कुछ और ही है। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो तुवालू के वजूद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। नासा का डेटा बताता है कि पिछले 30 सालों में ही तुवालू के चारों ओर समुद्र का लेवल 15 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? ये जो रफ्तार है ये पूरी दुनिया के औसत से 1.5 गुना ज्यादा है। मतलब यहां खतरा बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से आ रहा है। और भविष्य का जो अनुमान है वो तो और भी ज्यादा भयानक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सदी के आखिर तक देश का 95% हिस्सा हर हाई टाइड के दौरान पानी के नीचे होगा। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी जीना ही नामुमकिन हो जाएगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात असल में कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में साल में करीब 5 दिन बाढ़ आती है। 2050 तक ये बढ़कर 25 दिन हो जाएगा और 2100 तक साल के लगभग 100 दिन, यानी हर तीसरे चौथे दिन तुवालू बाढ़ की चपेट में होगा। तो सवाल यह है कि ऐसे में तुवालू कर क्या रहा है? जब किसी देश की जमीन ही उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो तो वो अपने वजूद के लिए कैसे लड़ता है? इसका जवाब है कि तुवालू 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ जमीन की रक्षा और दूसरी तरफ राष्ट्र को बचाए रखना। एक तरफ तो वो समुद्र की लहरों को रोकने के लिए दीवारें बना रहे हैं, समुद्र से जमीन वापस लेकर ऊंचे द्वीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई चल रही है और वो है राष्ट्र की पहचान को बचाने की। इसके लिए वो दूसरे देशों से क्लाइमेट वीजा मांग रहे हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक वर्चुअल स्टेट, मतलब एक डिजिटल देश के तौर पर मान्यता पाने की जंग लड़ रहे हैं। और इसी कोशिश में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई ये फिलिपिली यूनियन ट्रीटी एक बहुत बड़ा कदम है। इस समझौते के तहत हर साल लॉटरी के जरिए चुने गए 280 तुवालू निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए एक खास क्लाइमेट वीजा मिलेगा। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे अगले 40 सालों में पूरी आबादी वहां जा सकती है।
और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया ने तुवालू की संप्रभुता को मान्यता दी है, भले ही भविष्य में उसका जमीनी वजूद रहे या न रहे। लेकिन ये कहानी सिर्फ तुवालू की नहीं है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। अब सवाल ये है कि एक छोटे से द्वीप पर रहने वाले 11,000 लोगों की किस्मत पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों के लिए आखिर क्यों मायने रखती है? इस सवाल का जवाब इस चार्ट में है। ये क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े अन्याय को साफ साफ दिखाता है। G20 जैसे दुनिया के सबसे अमीर देश 80% कार्बन एमिशंस के लिए जिम्मेदार हैं, और वहीं दूसरी तरफ तुवालू जैसे छोटे द्वीप राष्ट्र जो सबसे पहले डूब रहे हैं, वो 1% से भी कम एमिशन करते हैं। तो यहां एक और सवाल उठता है, ऑस्ट्रेलिया आखिर ये सब कर क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ इंसानियत के नाते की गई मदद है, या इस दरियादिली के पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह छिपी है? इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स, यानी भू राजनीति। देखिए, प्रशांत महासागर में चीन अपना असर तेजी से बढ़ा रहा है। ये संधि ऑस्ट्रेलिया को इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक सुनहरा मौका देती है। इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया को तुवालू के किसी भी सुरक्षा समझौते पर वीटो पावर मिल जाता है, मतलब वो उसे रोक सकता है। और साथ ही ये भी पक्का हो जाता है कि तुवालू चीन की जगह ताइवान को ही मान्यता देता रहेगा। तो ये मदद जो है एक बड़ी रणनीतिक कीमत के साथ आती है। हो सकता है कि तुवालू की कहानी किसी दूर देश की समस्या लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी पर समुद्र के बढ़ते लेवल का खतरा मंडरा रहा होगा, और इसमें मुंबई, कोलकाता और ढाका जैसे बड़े बड़े शहर सबसे आगे हैं। एक तुवालूवासी के ये शब्द इस पूरी स्थिति को बयां कर देते हैं। हम डूब रहे हैं, लेकिन बाकी सब भी डूब रहे हैं। जो आज उनकी हकीकत है, वो हम सब के आने वाले कल की एक झलक हो सकती है। और ये सब हमें इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर किसी देश के पास अपनी जमीन न बचे, कोई भौतिक क्षेत्र न हो, लेकिन उसके लोग, उसकी संस्कृति और उसकी सरकार सब ऑनलाइन मौजूद हों, तो क्या उसे फिर भी एक देश माना जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद 21वीं सदी में एक राष्ट्र होने के मतलब को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।